दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे जीआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने बीएफएम का, जो कि बेस्ड है दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट पे। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि मेरे इस चैनल पे लेटर ऑफ क्रेडिट पे मैंने 4 या 5 वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि एक वीडियो के अंदर आपको सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, ताकि देखिए आप जल्दी से चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। ये मेन पर्पस है इस वीडियो का। तो दोस्तों हम लोग कुछ केस स्टडी भी करेंगे, अंतिम तक बने रहिएगा आप। हम लोग केस स्टडी भी करेंगे दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं एलसी है क्या। तो एलसी एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। ठीक है, कौन देता है? तो इशूइंग बैंक देता है। इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो सब कुछ लिखा हुआ है, कौन देता है, किसको देता है और क्यों देता है। देखिए एक अंडरटेकिंग है जो कि इशूइंग बैंक इशू करती है। किसके बिहाफ में? तो इम्पोर्टर के बिहाफ में। किसके फेवर में? तो एक्सपोर्टर के फेवर में। देखिए तीनों चीज़ समझ में आ गया। इशूइंग बैंक इसे इशू करती है, किसके बिहाफ में इशू करती है? तो इम्पोर्टर के बिहाफ में इशू करती है। किसके फेवर में? तो एक्सपोर्टर के फेवर में। ठीक है, और उस अंडरटेकिंग में क्या लिखा रहता है दोस्तों कि उसे पेमेंट करना है। ठीक है, टू मेक द पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जब भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि एलसी को प्रेजेंट किया जाएगा, तो पेमेंट करना है दोस्तों। आप खुद बताइए किसे पेमेंट करना होगा? ऑब्वियसली इंपोर्टर को पेमेंट करना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट डॉक्यूमेंट्स आर एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलसी। तो एलसी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सब कुछ इस डेफिनेशन में क्लियर है। आइए हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ समझिए, ये देखिए हमारा बायर्स है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन है? बायर। बायर बोले या इंपोर्टर बोले या एप्लीकेंट बोले, तीनों का तीनों नाम है इनका। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एलसी को रिक्वेस्ट किया। एलसी को रिक्वेस्ट किससे किया? तो अपने ओपनिंग बैंक से रिक्वेस्ट किया या इशूइंग बैंक को रिक्वेस्ट किया। फिर ओपनिंग बैंक ने क्या किया? ओपनिंग बैंक ने एलसी को फर्दर भेजा एडवाइजिंग बैंक के पास। ठीक है दोस्तों, एलसी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ही है। तो ओपनिंग बैंक ने एलसी किसे भेजा? एडवाइजिंग बैंक को भेजा। और एडवाइजिंग बैंक ने बेनिफिशियरी को, यानी कि जो सेलर है, जो 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 मैन्युफैक्चरर है, जो एक्सपोर्टर है, उसे वो एलसी भेजा। समझ रहे दोस्तों कैसे फ्लो, कैसे ये चार्ट का फ्लो चेन है। ठीक है, डायरेक्शन समझिए। सबसे पहले एलसी को रिक्वेस्ट किया बायर ने ओपनिंग बैंक को। ओपनिंग बैंक ने एलसी को एडवाइजिंग बैंक को दिया, और एडवाइजिंग बैंक ने एलसी को किसके दिया? बेनिफिशियरी को या सेलर को या एक्सपोर्टर को। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, समझिए दोस्तों। अब बेनिफिशियरी एकदम लॉजिकल वे में समझा रहा हूँ। अब बेनिफिशियरी ने क्या किया कि उसने सामान को बनाया, गुड को प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, और फिर क्या किया? जो गुड था उसे शिप कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने एक एरो देके दिखाया है दोस्तों, शिप गुड। ठीक है, तो बेनिफिशियरी ने क्या किया कि गुड को शिप कर दिया। अब फ्रेंड्स ये बताइए, जब गुड को उसने शिप किया तो उस शिपमेंट का कुछ डॉक्यूमेंट होगा। तो वो डॉक्यूमेंट बेनिफिशियरी ने किसे दिया? तो नॉमिनेटेड बैंक को दिया। ठीक है दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट नॉमिनेटेड बैंक को दिया गया। और फ्रेंड्स इस नॉमिनेटेड बैंक ने बदले में क्या किया? इस नॉमिनेटेड बैंक ने इस डॉक्यूमेंट को फर्दर दे दिया किसे? ओपनिंग बैंक को या इशूइंग बैंक को। देखिए डायग्राम को समझिए। डॉक्यूमेंट बेनिफिशियरी ने दिया नॉमिनेटेड बैंक को, ठीक है, या नेगोशिएटिंग बैंक को, और नेगोशिएटिंग बैंक ने फर्दर डॉक्यूमेंट दे दिया ओपनिंग बैंक को। और बिहाफ में क्या किया? पेमेंट दे दिया। बेनिफिशियरी चूंकि उसको पैसा लगा था चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में, तो बेनिफिशियरी को पहले पैसा मिल जाता है। कौन देता है पैसा? तो नॉमिनेटेड बैंक देता है पैसा। ठीक है, अब देखिए नॉमिनेटेड बैंक को पैसा कहाँ से मिलता है? तो जब इशूइंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट देता है, तो इशूइंग बैंक उसे उसके बिहाफ में क्या देती है? पैसा देती है। और फिर ओपनिंग बैंक क्या करती है दोस्तों? ओपनिंग बैंक जो है, ओपनिंग बैंक फर्दर डॉक्यूमेंट को किसके पास दे देती है? तो बायर के पास दे देती है, कि बायर को दे देती है चलो ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है। लेकिन बिहाफ में क्या लेती है? उसके 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 एवज में वो पैसा ले लेती है, पेमेंट ले लेती है। समझ रहे दोस्तों कैसे पेमेंट का पैसा कैसे फ्लो हो रहा है और डॉक्यूमेंट का कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हाँ यही है हमारा। अब देखिए यहाँ पे एक और बैंक आती है दोस्तों, एक कन्फर्मिंग बैंक आती है। तो कन्फर्मिंग बैंक का क्या काम है दोस्तों? वो गारंटी देना। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ बैंक्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये सभी टर्म्स आपके एलसी के अंदर आएंगे। तो मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया कि किस बैंक का क्या रोल है इसके थ्रू। अब आइए दोस्तों हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ एलसी को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एलसी को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला टाइप है दोस्तों रिवोकेबल एलसी, यानी कि इशूइंग बैंक जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एलसी को विदाउट इन्फॉर्मिंग बेनिफिशियरी को बिना इन्फॉर्म किए, तो वो कहलाता है रिवोकेबल एलसी। इर्रिवोकेबल एलसी में क्या होता है कि उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसे कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एग्रीमेंट ऑफ क्रेडिट पार्टी। चलिए नाम से ही क्लियर है, इर्रिवोकेबल। अनकन्फर्म्ड एलसी, एलसी दैट इज नॉट गारंटेड बाय एनी बैंक अदर देन द इशूइंग बैंक। देखिए ये एलसी के वो प्रकार होते हैं जिसका गारंटी कोई और नहीं देता है इशूइंग बैंक के अलावा।
ठीक है। और कंफर्म एलसी क्या होता है, जो ऐसा एक ऐसा एलसी जो कि एक देखिए अभी मैंने यहाँ बताया था आप लोगों को, दूसरा बैंक आप देख रहे हैं नीचे कन्फर्मिंग बैंक लिखा हुआ है। तो देखिए कन्फर्मिंग बैंक एक नया बैंक है, सेकंड बैंक है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इशूइंग बैंक के एडिशन में उस डॉक्यूमेंट को कंफर्म कर रहा है। समझ रहे दोस्तों, एलसी का गारंटी दे रहा है वो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, कंफर्म्ड एलसी कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों ट्रांसफर्ड एलसी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं फास्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसका एक पर्पस ये भी है, एक तरह से रिवीजन में करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यदि आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझना है अच्छी तरीके से, तो दोस्तों उसके लिए आपको मेरे जो मैंने 15-15 मिनट के 4 वीडियोस बनाए हैं उसे देखना होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, ये मेन पर्पस है इसका, ताकि हम लोग कुछ केस स्टडी भी इतने कम टाइम में डिस्कस कर पाएं। आइए जरा हम लोग देखिए ट्रांसफरेबल एलसी का क्या रोल है। दिस एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय फर्स्ट बेनिफिशियरी इन फेवर ऑफ सेकंड बेनिफिशियरी ओनली इफ इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक प्रोविजन दैट एलसी इज ट्रांसफरेबल। मान लीजिए कोई एलसी ट्रांसफरेबल है, तो इसमें क्या हो सकता है कि पहला बेनिफिशियरी जो है दूसरे बेनिफिशियरी को उस एलसी को ट्रांसफर कर सकता है, सिंपल सी बात है। अब जो सेकंड बेनिफिशियरी है वो फिर ट्रांसफर नहीं कर सकता है इसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ही बार ट्रांसफरेबल होता है कोई भी एलसी। उसके बाद है दोस्तों स्टैंड बाय एलसी, अ सब्स्टिट्यूट फॉर गारंटी ऑफ पेमेंट, ठीक है दोस्तों, मतलब पेमेंट का गारंटी का सब्स्टिट्यूट है एक स्टैंड बाय एलसी। इट एज्यूर्स पेमेंट टू बेनिफिशियरी इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय ओपनिंग ऑफ एलसी, बाय ओपनर ऑफ एलसी, यानी कि एलसी को जिसने ओपन किया, यानी कि ओपनिंग बैंक ने यदि एलसी को ओपन करता है, यदि मान लीजिए कि वो आगे जाके डिफॉल्ट कर गया, वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो स्टैंड बाय एलसी का क्या काम है कि वो एश्योर करता है कि बेनिफिशियरी को पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों बैक टू बैक एलसी, व्हेन एन एक्सपोर्टर अरेंज टू इशू एन एलसी इन फेवर ऑफ लोकल सप्लाई। ध्यान से समझिए दोस्तों, कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो इस एक एलसी को इशू कर रहा है, किसके फेवर में इशू कर रहा है, लोकल सप्लायर के एवज में, के फेवर में एलसी इशू कर रहा है कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन ये जो एलसी को उसने, जो एक्सपोर्टर ने एलसी को अरेंज किया, वो किसके बिहाफ में अरेंज किया, एक दूसरे एलसी के बिहाफ में अरेंज किया, जो कि उसके फेवर में रिसीव्ड है। तो इस मतलब समझ रहे हैं, एक एलसी के बिहाफ में दूसरा एलसी को ओपन करना, यही होता है बैक टू बैक एलसी, ठीक है। तो ये देखिए एक ओरिजिनल एलसी था हमारा, उसके बिहाफ में, उसके बेसिस पे हम एक दूसरा एलसी को ओपन कर रहे हैं, यही होता है हमारा बैक टू बैक एलसी। इसके बाद आता है दोस्तों रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज एलसी क्या होता है, जैसे इसमें समझिए सिंपल सी बात है, एडवांस पेमेंट मिलता है। किसे एडवांस पेमेंट मिलता है, तो सेलर को एडवांस पेमेंट मिलता है। किस लिए मिलता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या पैकिंग के लिए मिलता है दोस्तों। चलिए और ध्यान रखिएगा, रेड क्लॉज एलसी में रिस्क किसके पास होता है, क्रेडिट रिस्क किसके पास होता है, तो इशूइंग बैंक के पास होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, इशूइंग बैंक के पास ये क्रेडिट रिस्क होगा। चलिए ग्रीन क्लॉज एलसी क्या होता है, यहाँ पे एडवांस पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, किस लिए एडवांस पेमेंट मिलेगा, स्टोरेज के लिए मिलेगा, वेयर हाउस फैसिलिटी के मिलेगा, प्रायर टू शिपमेंट ऑन बोर्ड। इसके बाद दोस्तों आता है रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी जैसा कि नाम ही है, जब सिमिलर ट्रांजैक्शन जो है पीरियड ऑफ टाइम पे होता रहे तो वो क्या कहलाता है, रिवॉल्विंग एलसी। इसके बाद दोस्तों साइट एलसी। साइट एलसी में क्या होता है, द बेनिफिशियरी इज एबल टू गेट पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलसी। अभी देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, ये देखिए बेनिफिशियरी सबसे राइट में जो बेनिफिशियरी है हमारा, ठीक है, उसने क्या किया, उसने डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड किया नेगोशिएटिंग बैंक को या नॉमिनेटेड बैंक को, और तुरंत उसे पेमेंट मिल गया। तो ऐसे एलसी को क्या कहते हैं हम लोग, साइट एलसी कहते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों, इस यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी इज एबल टू गेट पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब साइट पे उसने प्रोड्यूस किया अपना डॉक्यूमेंट और उसके एवज में उसे पेमेंट मिल गया। दूसरा होता है दोस्तों यूजांस एलसी। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेंट रिसीव डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ओनली ही मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट और लेटर। अब देखिए एप्लीकेंट कौन था, हमारा बायर था। तो बायर ने क्या किया कि डॉक्यूमेंट को रिसीव किया, जो डॉक्यूमेंट बेनिफिशियरी ने प्रोवाइड किया वो डॉक्यूमेंट को एप्लीकेंट ने रिसीव किया, लेकिन वो तुरंत पैसा नहीं दे रहा है, वो एक ड्यू डेट होगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है कि मैं ड्यू डेट से पहले आपको पैसा पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसे एलसी को कहते हैं यूजांस एलसी। अंतर समझ में आया दोस्तों, साइट एलसी में क्या था कि पेमेंट तुरंत होता है, लेकिन यूजांस एलसी में कुछ पीरियड होता है, जैसे ड्यू डेट कहते हैं, जिसमें जो है पेमेंट करना होता है दोस्तों। ये टर्म याद रखिएगा, ड्यू डेट आगे काम आएगा। चलिए यूजांस एलसी ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्की होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उसमें कुछ डेट है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा रिस्की है। इसके बाद दोस्तों एक आता है डेफर्ड पेमेंट एलसी। तो इसका देखिए फुल पेमेंट जो है बेनिफिशियरी को इज नॉट मेड बाय नेगोशिएटिंग और इशूइंग बैंक इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स इसमें पार्शियल पेमेंट होता है, एक बार में सारा पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन ये कुछ समय के बाद पूरा पेमेंट मिलेगा, मतलब अभी कुछ पैसा ले लो फिर बाद में कुछ पैसा लेना, ये होता है हमारा डिफर्ड पेमेंट एलसी। दोस्तों ये सब था हमारा एलसी का कुछ टाइप। अब हम लोग यूसीपीडीसी 600 पे आते हैं। पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट।
ये किसने इशू किया था? तो आईसीसी ने इशू किया था। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2007 में यूसीपी 2007 था, इसको रिवाइज कर दिया गया यूसीपी 600 में। कब से? तो 1 जुलाई 2007 से। ठीक है दोस्तों, अब जरा हम लोग कुछ नियम और कानून देखते हैं इस हम लोग यूसीपीडीसी 600 से। एक है दोस्तों आर्टिकल नंबर 5। ये क्या कहता है? ये आर्टिकल है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वर्सेस गुड्स एंड सर्विसेज से। दोस्तों अभी जो हम लोग केस स्टडी करेंगे उन सभी में ये सभी थ्योरी का हेल्पफुल होगा, इसलिए ध्यान से समझिए इन पॉइंटों को। इसमें क्या कह रहा है कि परफॉर्मेंस नाउ बैंक आर लिमिटेड टू ओनली डीलिंग विद डॉक्यूमेंट, मतलब बैंकों को डॉक्यूमेंट से ही डील करना है। बैंक डील इन डॉक्यूमेंट नॉट इन गुड्स। बैंक को गुड्स से कोई मतलब नहीं है, बैंक को किससे मतलब है? तो डॉक्यूमेंट से मतलब है। ठीक है, तो बैंक आर नॉट कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ गुड। इशूइंग बैंक हैज टू मेक पेमेंट इफ डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर। तो यदि डॉक्यूमेंट ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में एक प्रॉपर ऑर्डर में यदि डॉक्यूमेंट है, तो इशूइंग बैंक को पेमेंट करना है। उसे गुड्स से कोई मतलब नहीं कि गुड्स का क्या क्वालिटी है, क्या कौन। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ इशूइंग एंड नेगोशिएटिंग बैंक विल बी गिवन मैक्सिमम 5 days टू एग्जामिन दैट डॉक्यूमेंट एज पर एलसी। मतलब 5 वर्किंग डे मिलता है। ठीक है, किसे? इशूइंग बैंक को और किसे? नेगोशिएटिंग बैंक को। आपको दिमाग में एक चार्ट बना होगा, कहाँ पे नेगोशिएटिंग बैंक है, कहाँ इशूइंग बैंक है। तो इस 5 दिन में क्या करना है? उसे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना है, उससे ज़्यादा उसे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ एलसी देयर इज पब्लिक हॉलीडे इन द बैंक देन डॉक्यूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड द नेक्स्ट डेट। मतलब यदि मान लीजिए कि जिस दिन एक्सपायर होने वाला था एलसी और उस दिन क्या है, कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो क्या होगा कि हम लोग उसके अगले दिन जो है डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि एक्सपायरी डेट में बैंक क्लोज इसलिए है क्योंकि कोई राइट हुआ, कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ, या कोई स्ट्राइक हुआ, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ, या कोई गॉड का कुछ एक्ट हो गया, बाढ़ वगैरह जो भी कुछ एक्ट ऑफ गॉड आ गया, तो एक्सपायरी डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, दोनों को सभी से केस स्टडी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, एक और पॉइंट है जो कि हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, वो है लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इशूइंग बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू रिइंबर्सिंग बैंक अंडर दिस रूल। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो इशूइंग बैंक के पास है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम लोग कुछ देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। देखिए यहाँ से आप लोगों का एक न्यूमेरिकल पोर्शन कहाँ से आ सकता है वो मैं बताता हूँ। अभी जो हम लोग देखेंगे फिक्सेशन ऑफ एलसी लिमिट, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा हम लोग बारीकी से समझते हैं दोस्तों इन चीज़ों को। यदि आपको लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या करना है, इस पे मेरा जो 5 वीडियो का लेसन बना हुआ है एलसी पे, उसे आप लोग देखिए। वो 15-15 मिनट का वीडियो है दोस्तों, उसे मैंने एक एक चीज़ों को एकदम बारीकी से समझाया है। अभी हो सकता है कि कुछ पॉइंट को मैं ओमिट करूँ। चलिए आइए जरा देखते हैं ना फिक्सेशन ऑफ एलसी लिमिट को। नंबर ऑफ एलसी टू बी ओपनड इन अ ईयर, वो कैसे निकलता है? कितने एलसी एक साल में खोले जाएंगे? उसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, एनुअल कंजम्पशन को नोमिनेटर में लिखिए और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लिखिए और दोनों को डिवाइड कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एनुअल कंजम्पशन है 30 करोड़ का, 30 करोड़ का एलसी जो है खोलना है साल भर में। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? इसका मतलब होता है अमाउंट पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए 5 करोड़ है, एक ऑर्डर में एक बार ऑर्डर किया गया तो 5 करोड़ का। मान लीजिए कि जहाज मंगाना है, ठीक है दोस्तों, 30 करोड़ का साल भर में जहाज मंगाना है, लेकिन एक बार ऑर्डर में 5 ही करोड़ का जहाज मंगाना है। तो आप बताइए कितना बार एलसी खोला जाएगा? ऑब्वियसली 6 बार खोला जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी निकालना है, तो कैसे निकालिएगा फ्रीक्वेंसी को? तो क्या कीजिए, मंथ को लिख दीजिए नंबरेटर में और नंबर ऑफ एलसी इन ईयर को लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। अभी हम लोगों ने नंबर ऑफ एलसी इन ईयर निकाल लिया है। अब बताइए साल में कितना महीना होता है दोस्तों? 12 महीना होता है। और एक साल में कितना एलसी खोला जा रहा है? 6 एलसी खोला जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। सिंपल सी बात है। यानी कि हर एक 6 महीना पे एलसी को, ठीक है, खोला जा रहा है आफ्टर एवरी 6 मंथ। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, हाउ मेनी एलसी विल रिमेन आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम। मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पे कितना एलसी आउटस्टैंडिंग में है, वो किन किन बातों पे निर्भर करेगा। तो पहला फैक्टर है लीड टाइम। ध्यान से समझिए दोस्तों, लीड टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन ओपनिंग ऑफ एलसी एंड शिपमेंट ऑफ गुड। समझिए दोस्तों, एलसी को जिस दिन ओपन किया गया और जिस दिन गुड का शिपमेंट हुआ, ध्यान से समझिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था ओपनिंग एलसी को जिस दिन ओपन किया जाता है उसके बाद वो डॉक्यूमेंट कहाँ जाता है? इशूइंग बैंक के पास। इशूइंग बैंक फर्दर उस डॉक्यूमेंट को पास करती है एडवाइजिंग बैंक को, एडवाइजिंग बैंक फर्दर पास करती है एक्सपोर्टर को, फिर एक्सपोर्टर को टाइम लगता है उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में और तब जाके वो शिप करती है गुड को। तो जितना भी टाइम है बीच का, वो सब के सब किसके अंदर आएंगे? लीड टाइम के अंदर आएंगे दोस्तों। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद दोस्तों दूसरा टाइम है ट्रांजिट टाइम, मतलब पहुँचने का टाइम। वो जो भेज दिया, शिप कर दिया, शिपमेंट कर दिया, लेकिन जब इंपोर्टर को पहुंचेगा उसके बीच का जो टाइम है वो ट्रांजिट टाइम होता है। और तीसरा टाइम है यूजांस पीरियड। ये तो मैंने समझा दिया था ऑलरेडी आपको।
ये क्या होता है कि जिस दिन गुड्स को रिसीव कर लिया, कौन रिसीव करेगा, तो इशूअर सॉरी बायर रिसीव करेगा यानी इंपोर्टर रिसीव करेगा, और पेमेंट वो कब दे रहा है, तो इसके बीच का जो टाइम होता है वो होता है यूजांस पीरियड। तो ये 3 पीरियड ये बताता है कि एलसी कितना एलसी आउटस्टैंडिंग है, ये तीनों डिसाइड करता है दोस्तों। अब आइए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लीड टाइम है 20 दिन का, ट्रांजिट टाइम है 10 दिन का, यूजांस पीरियड है 7 महीने का। तो आप बताइए दोस्तों, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना टाइम फॉर विच एलसी विल रिमेन आउटस्टैंडिंग कैसे निकालिएगा। 20 + 10 + 7 महीना, यानी कि कुल मिलाकर 8 महीना, मोटा मोटी 8 महीना होगा। अब हम मान लीजिए कि आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ एलसी रिमेन आउटस्टैंडिंग, तो कैसे निकालिएगा। देखिए ये सब आपको केस स्टडी पूछा जाएगा, इसीलिए मैं एकदम एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो क्या कीजिए आप, पीरियड फॉर विच एलसी रिमेन आउटस्टैंडिंग को नोमेटर में डालिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी को डिनोमिनेटर में डालिए। देखिए यही तो हमने निकाला है, टाइम फॉर विच एलसी विल रिमेन आउटस्टैंडिंग। तो कितना निकला है दोस्तों, 8 मंथ निकला है, और फ्रीक्वेंसी कितना निकला था, 6 निकला था। ठीक है, मतलब 6 टू एलसी खोला जा रहा है 1 साल में। ठीक है, तो उसके डिवाइड कीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना एलसी जो है आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इनके अलावा कुछ पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखेंगे, वो ये है दोस्तों कि अमाउंट ऑफ बिल में डिफर फ्रॉम एलसी। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो बिल का अमाउंट है उसमें कुछ टॉलरेंस लिमिट दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि बिल है 1 लाख का, तो उसमें 10% का आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, ये टॉलरेंस दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। फिर दोस्तों क्वांटिटी पे भी कुछ टॉलरेंस दिया गया है, मतलब एलसी में जो स्पेसिफाई किया गया है क्वांटिटी को, मान लीजिए कि 100 टन है, ठीक है, हाँ 100 केजी है मान लीजिए, तो 100 केजी में से 5 + 5% और ±5% का टॉलरेंस दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कि गलती से 95 केजी भी आ गया 100 की जगह, या 105 केजी भी आ गया तो वो भी चलेगा। ठीक है, उसी तरह बिल पे 10% का और क्वांटिटी पे 5% का, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ ये ध्यान रखिए दोस्तों, शिपमेंट के दिन से 21 कैलेंडर डे के अंदर डॉक्यूमेंट को नेगोशिएशन के लिए प्रेजेंट कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी पे आप लोगों को देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग टाइप को तो डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं। चलिए ये सब कुछ दोस्तों फैक्ट थी, अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं कुछ केस स्टडी पे। आइए दोस्तों अपना केस स्टडी देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि एबीसी बैंक दिल्ली में एक एलसी को ओपन किया ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन लिमिटेड फॉर इंपोर्ट ऑफ 20,000 पीस ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन शर्ट एज पर स्पेसिफिकेशन डिटेल इन परफॉर्मा इनवॉइस। द बेनिफिशियरी वाज मेसर्स टिमकिन ऑफ जापान। तो बेनिफिशियरी कहाँ का था, जापान का था। ठीक है, द कन्फर्मिंग बैंक वाज सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। On 10th October 2018, the exporter submitted the document to the confirming bank for negotiation. तो एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट कब सबमिट किया, तो 10 अक्टूबर 2018 को सबमिट किया। अब जब कन्फर्मिंग बैंक को डॉक्यूमेंट मिल गया तो उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट किया और फिर बैक किसे प्रोवाइड कर दिया, इशूइंग बैंक को दे दिया। कब, 17 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 और 16 अक्टूबर जो था वो क्या था, वो सैटरडे और संडे था। अब एबीसी बैंक ने क्या किया कि डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों रिफ्यूज़ किया, कि गुड्स का क्वालिटी जो था वो परफॉर्मा इनवॉइस के हिसाब से सही नहीं था, उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो ये मतलब इस रीज़न के कारण जो एबीसी बैंक था उस डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, वेदर एबीसी बैंक वाज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द डॉक्यूमेंट। क्या एबीसी बैंक का जस्टिफिकेशन सही था। अब देखिए ऑप्शन है, एबीसी बैंक वाज जस्टिफाइड एज क्वालिटी वाज नॉट गुड, ऑप्शन ए कर रहा है, बी कर रहा है द स्टैंड टेकन बाय एबीसी बैंक वाज नॉट करेक्ट एज आर्टिकल 4 ऑफ यूसीपीडीसी 600 स्टेट्स दैट एलसी बाय इट्स नेचर इज सेपरेट फ्रॉम द सेल एंड अदर कंटेंट। ऑप्शन सी कर रहा है, आर्टिकल 5 ऑफ यूसीपीडीसी स्टेट्स दैट द बैंक डील इन डॉक्यूमेंट एंड नॉट इन गुड, एज सच एबीसी बैंक इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द रिम्बर्समेंट। और डी कर रहा है, एलसी इज सेपरेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट, बैंक शुड डिस्करेज एनी अटेम्प्ट टू इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एलसी। तो दोस्तों जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ई कर रहा है बोथ बी एंड डी। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए, अभी हम लोगों ने बताया था कि बैंक को गुड क्वालिटी ऑफ गुड से कोई मतलब नहीं है, उसे डॉक्यूमेंट से मतलब है। तो ऑप्शन ये तो साफ साफ गलत है कि एबीसी बैंक जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द डॉक्यूमेंट ऑन द प्ली दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स आर नॉट एज पर द परफॉर्मेंस डिवाइस। तो ये जस्टिफिकेशन गलत है दोस्तों। हाँ तो देखिए, ये जो आर्टिकल नंबर 5 है यूसीपीडीसी का, वो कहता है कि बैंक जो है डॉक्यूमेंट में डील करती है और गुड में डील नहीं करती। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफरेबल एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट और फुल बट ओनली वंस, ओनली ट्वाइस, नॉट मोर देन 3 टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, एक ट्रांसफरेबल एलसी को आप एक ही बार ट्रांसफर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्टेड एलसी इज वन इन विच अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड, वैलिडिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, ट्रांसफरेबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, नेगोशिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक बैंक। तो इसका आंसर है दोस्तों नेगोशिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
दोस्तों आपको यदि इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आप चैनल के मेंबर हो जाइए, आपको PDF सभी के सभी PDF टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इफ इट इज मेंशन इन द LC दैट शिपमेंट टू बी डन इन बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन सच केस शिपमेंट टू बी शुड बी डन विद। तो दोस्तों बिगिनिंग ऑफ मंथ का मतलब क्या हुआ ये पूछा जा रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ मंथ का मतलब होता है 1 से 10वां तक, 1 तारीख से 10 तारीख तक, ठीक है दोस्तों। तो और ये एक एक्स्ट्रा केस स्टडी है जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लेसन में इतना ही, होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और फ्रेंड्स यदि आपको इसके वीडियो में के बारे में डिटेल जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने सारे वीडियो का LC से रिलेटेड, उसे देखिए। इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको LC का आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है उस लेसन में। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।